जय श्री राम एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक आपके इनकम टैक्स का। नाम क्या है, जैसा कि यहां पे दिख रहा होगा आप लोग को, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, एक छोटा सा सवाल, क्या इंडिया में जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। और इस इनकम को डिफाइन करने के लिए हमने आपको 5 हेड बताए थे। सबसे पहला हेड बोला था सैलरी, दूसरा हेड बोला था एचपी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा बोला था कैपिटल गेन और पांचवा बोला था अदर सोर्स। अदर सोर्स, एक छोटा सा सवाल, अगर कोई इंसान खेती करता है और उससे अगर उसको कोई इनकम हो जाती है, वो किस हेड में फॉल किया जाएगा? अच्छा चलिए छोड़िए, हेड छोड़िए, सीधा सा सवाल का आंसर दीजिए बेटा। क्या एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाई जाती है, हाँ या ना? नहीं लगाई जाती। नहीं लगाई जाती। क्यों नहीं लगाई जाती मेरे बच्चे? इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि इंडिया का किसान तो वैसे भी परेशान है, अगर उस पर टैक्स का बर्डन और डाल दिया जाए तो किसान अपनी प्रॉपर्टी में खेती करना पसंद करेगा या कोई और एक्टिविटी करना पसंद करेगा? डेफिनेटली कोई और एक्टिविटी करेगा। और इसकी वजह से क्या हमारे इंडिया के जीडीपी में नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बेटा आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खाएंगे तो वही चीज़ ना जो हमारे खेत से उगी हुई है। जो खेत के प्रोड्यूस हैं, आप उसी चीज़ को कंज्यूम करने वाले हो। और अगर उस पर टैक्स लगाया जाए तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब ये चीज़, ये जो छूट है, ये जो बेनिफिट है, किसानों को गवर्नमेंट ने दे रखी है, बट इसके आड़ में कुछ लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं। दैट इज वाई इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया में लॉ बनाया गया। इंडिया गवर्नमेंट को ये याद आया कि हम एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट तो करेंगे, बट कुछ कंडीशन के साथ। एग्जेम्प्ट होगा जरूर, बट कुछ कंडीशन के साथ। और ये पूरा टॉपिक बस उसके बारे में है। आपको मेरे साथ बने रहना है, समझते चलना है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर से हम कैसे कैसे इनकम अर्न करते हैं, जरा उसको चेक करते हैं बेटा। देखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। दिस मीन इनकम अर्न्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉट टैक्स्ड। एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया में कैसा होगा? एग्जम्प्ट होगा विद सर्टेन कंडीशंस। एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला जमीन से होने वाली इनकम। जमीन, एग्रीकल्चर कहां पे होगा? जमीन पे ही होगा। जमीन से होने वाली इनकम एग्जम्प्ट होगी। एग्रीकल्चर प्रोसेस से होने वाली इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। और आपका फार्म हाउस से होने वाली इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो जमीन से होने वाली इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर के प्रोसेस से होने वाली इनकम, और तीसरा एग्रीकल्चर में यूज होने वाले फार्म हाउस से होने वाली इनकम। इनके साथ क्या क्या कंडीशन बनते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं। पहला, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। अब उसके लिए क्या कंडीशन डाला गया? पहला, उस लैंड से रेंट या रेवेन्यू, क्या बोला हमने? रेंट या रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी जमीन है, खेत है, आपने अपने खेत में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, कथा कराने के लिए, किसी की शादी कराने के लिए, किसी भी तरह से आपने उस खेत, उस एरिया को किराए पे दे दिया। बताइए सर, आप एग्रीकल्चर प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो आपकी इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आपने अपनी जमीन से किसी भी तरह से किराया वसूल किया है, एग्रीकल्चर प्रोसेस कंडक्ट किए हैं, वहां से कोई इनकम हो रही है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे और उसको एग्जम्प्ट ही रखेंगे। तो वहां पे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सेम आप आ जाएंगे एग्रीकल्चर प्रोसेस से होने वाली इनकम। जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस से इनकम होती है वो भी एग्जम्प्ट होगी। जैसे, अच्छा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब बेसिकली किसान, जो बेसिकली खेती करने वाला है। और रिसीवर ऑफ रेंट,
रिसीवर ऑफ रेंट, जो बेसिकली उस लैंड का ओनर होगा, विच रेंडर्स द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, फिट फॉर द मार्केट। मतलब क्या हुआ बेटा कि एग्रीकल्चर जो प्रोसेस होगा ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके कल्टीवेशन से स्टार्ट होगा, कल्टीवेशन से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, जहाँ आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिट फॉर द मार्केट। क्लियर? इसका मतलब आप अपने खेत में चावल उगाइए, गेहूं उगाइए, चने उगाइए और उसको मार्केट के लिए फिट करिए, मतलब मार्केट में बेचने लायक बनाइए। क्लियर? वहां तक हम उसको एग्रीकल्चर प्रोसेस मानेंगे। तो किसको एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं मानेंगे? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, बट यहाँ बस एक पॉइंट आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, मेरे बड़े भैया ना गांव में खेती करते हैं और वो जो भी प्रोड्यूस उगाते हैं, मैं क्या करता हूँ, उनसे वो प्रोड्यूस शहर में ले आता हूँ और शहर में उस प्रोड्यूस को मैं बेचता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने प्रोड्यूस गाँव से उठा के लाए और उसको शहर में बेचा, वहाँ से जो इनकम मैंने अर्न की, ज़रा बताइए, क्या मैं कल्टीवेटर हूँ? नहीं हूँ। क्या मैं रिसीवर रेंट हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। क्या मैं उस लैंड का ओनर हूँ? नहीं हूँ। एक तरह से आप मुझे ब्रोकर मान सकते हैं। गांव से मैंने फसल निकाली और उसको मैंने शहर में बेच दिया। तो यहाँ पे जो इनकम होगी, दैट विल नॉट काउंट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, लेकिन मेरे भैया ने जो गुड्स जो प्रोड्यूस खेत से निकाल के मेरे पास बेचे, उनकी इनकम डेफिनेटली एग्रीकल्चर इनकम होगी। वैसे ही अगर आपको कोई और इनकम होती है, कहाँ से, फार्म हाउस से, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंडर एग्जम्प्ट होगी, कुछ कंडीशंस के साथ। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ले लेंगे मेरे साथ, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जमीन से होने वाली इनकम। कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपकी जमीन से होने वाली इनकम को अगर आप एग्जम्प्ट करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। पहला कंडीशन, मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अब खेती से होने वाली इनकम एग्जम्प्ट है, पाकिस्तान चले गए, अमेरिका चले गए, वहां जाके खेती कर रहे हो और वहां से होने वाली इनकम को आप इंडिया में बोलते कि भाई साहब इसको एग्जम्प्ट कर दो। बिल्कुल नहीं। आपको एग्जम्पशन क्यों मिला है? क्योंकि आपकी खेती से हमारे इंडिया के लोगों का पेट भरेगा। पाकिस्तान में खेती करोगे, अमेरिका में खेती करोगे, तो कहाँ के लोगों का पेट भर रहे हो आप? पाकिस्तान एंड अमेरिका वालों का। तो क्या उस इनकम पे भी हम एग्जम्पशन देंगे आपको? बिल्कुल नहीं देंगे। नेक्स्ट, आपकी जमीन किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है और इनकम हो रही है, तब जाके वो एग्जम्प्ट होगी। अदरवाइज प्लीज आपकी इनकम किसी भी तरह से एग्जम्प्ट नहीं होने वाली। नेक्स्ट है, रिसीवर ऑफ इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट ऑन द लैंड। जिसको इनकम हो रही है उसका उस जमीन पे कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। इसको ऐसे समझेंगे बेटा, मान लीजिए ये कोई खेत है और इसका ओनर मैं हूं। हु एम आई? आई एम डीपीएस, दुर्गा प्रसाद साहू। ठीक है, आई एम डीपीएस, मैं इस खेत का ओनर हूं। ठीक है, इसमें फसल लगी हुई है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, अब डीपीएस इस फसल को इस खेत को दे देता है किस पे? रेंट पे मिस्टर एक्स को दिया। अब एक्स इस पे खेती करते हैं और खेती करने के बदले ये मुझे रेंट पे करते हैं। तो ये जो रेंट की जो इनकम है ना, ये भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। बात समझे? अब मेरी बात को और समझेंगे। डीपीएस इस बार सोचते हैं कि अब वो खुद ही खेती करेंगे और उन्होंने एक मैनेजर रख लिया। क्या रख लिया? मैनेजर, जो उनके खेत की देखभाल करेगा। और मैनेजर की सैलरी रख दी हमने सपोज 1 लाख रुपीस पर मंथ। तो साल भर में मैनेजर भाई साहब हमसे 12 लाख रुपए लेते हैं। अब जरा बताइए, 12 लाख रुपए पर उनको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब आप लोग बोलेंगे कि सर मैनेजर तो खेती के काम में इन्वॉल्व है। क्योंकि मैनेजर आपने क्यों रखा है? खेत को संभालने के लिए, खेती का काम करने के लिए। लेकिन सिंपल सी बात, क्या ये मैनेजर का किसी भी तरह से मेरे खेत में इंटरेस्ट है?
या मैं बोलूँ किसी भी तरह से ओनरशिप है, नहीं। मैनेजर यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय है बेटा, और वो जो इनकम अर्न कर रहा है मैं उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलूँगा, मैं उसको सैलरी इनकम बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए खेती कर रहा है। खेती करने वाला मैं हूँ, मेरे लिए वो खेती कर रहा है। समझ में आ रही बात? वो हैंडल कर रहा है, वो बस मेरा एम्प्लॉय है। इज दैट क्लियर? चलते हैं। तो इस लैंड से होने वाली इनकम को हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। आपकी जमीन में बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, कोई आता है ठेकेदार, बोलता है कि मैं इस पत्थरों को निकालूंगा, बेचूंगा, इसके बदले आप मुझसे सर्टेन अमाउंट ले लीजिए। दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि पत्थरों की खेती नहीं की आपने, कल्टीवेशन नहीं हुआ है। अगला है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज। यहां पे भी आप खेती नहीं कर रहे हो। खदान, मान लीजिए आपकी जमीन के नीचे खदान निकल गया, वहां से कुछ इनकम आती है आपको। खदान इन द सेंस कोयला निकल गया, कोई भी मेटल निकल गया, कोई भी चीज निकल गई, वो आप निकाल के बेचते हो, ये इनकम अर्न करते हो। यहां पे बताइए कि आप खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर। मान लीजिए मेरे खेत में काफ़ी बड़ा कुआं है या कोई बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, और मैं क्या करता हूँ, उसके पानी को ना आजू बाजू के खेत वालों को आर्ली बेसिस पे मैं सप्लाई करता हूँ, और सप्लाई करता हूँ, रेंट उनसे वसूल करता हूँ कि 1 घंटे के पानी का इतना पैसा हमको लगेगा। तो वो जो इनकम होगी मैं उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलूँगा, क्योंकि पानी मैंने खेती करके नहीं उगाए हैं। क्लियर? अगला है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक्स। कई बार जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक मतलब ईंटें जो होती हैं जिनसे मकान बनाते हैं, क्या होता है बेटा, कई बार आपके ज़मीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ज़मीन से अच्छी क्वालिटी की ईंट बनती है। तो क्या होता है, जो ईंट बनाने वाला है वो आपकी ज़मीन को डिमांड करता है कि भाई आप अपनी ज़मीन का जो हिस्सा है, मिट्टी है, वो हमको दे दीजिए, हम वहाँ से निकाल के ले जाएंगे और ईंट बना के बेचेंगे, इसके बदले सर्टेन अमाउंट हम आपको पे कर रहे हैं। बताइए ज़रा, क्या मैंने खेती करके वो ज़मीन, वो मिट्टी बनाई है? बिल्कुल नहीं बेटा। तो जहाँ खेती नहीं है वहाँ खेती से होने वाली इनकम पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लास्ट समझेंगे, लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए अगर आपने ज़मीन दिया, किराए पे दिया, तो भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं की जाएगी। तो हमने यहाँ पे लैंड के बारे में कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोसेस। एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या होता है बेटा? टीलिंग। टीलिंग मतलब जमीन की जुताई करना, जमीन को ठीक करना ताकि उसमें बीज बोया जा सके, पानी डालना, बीज डालना, रोपा लगाना और कुछ ऐसे ही काम। कल्टीवेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है बेटा कि आप पहले ज़मीन की जुताई करेंगे, पानी डालेंगे, बीज डालेंगे, रोपा लगाएंगे, चावल को काटेंगे, फसल काटने का काम, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है जो कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है? इससे कुछ अगर आपको इनकम हो जाती है तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और वो इनकम आपकी एग्जम्प्ट होगी। कंडीशन है, पहला कंडीशन, इट शुड बी डायरेक्ट इनकम। इट शुड बी डायरेक्ट इनकम। सेकेंड, ओनली इफ एग्रीकल्चर प्रोसेस इज कैरी ऑन। केवल तभी जब आपके खेत में, आपकी जमीन पे एग्रीकल्चर प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा हो तभी इनकम एग्जम्प्ट होगी, अदरवाइज नहीं होने वाला। इसमें कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, देखेंगे जरा। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज। ठीक है जी, हमारी जमीन है, हमने उसमें गेहूं उगाया, वीट फसल हमने लगा दिया, बरोबर ना। वीट के साथ कुछ बैम्बूज भी उग गए, कुछ पेड़ भी उग गए, घास भी उग गए, हमने सोचा इसको भी काट के बेच देते हैं। एक बात बताइए, आप बेसिकली उगा क्या रहे थे? गेहूं उगा रहे थे या बैम्बू? गेहूं उगा रहे थे या घास? बेटा आप कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर प्रोसेस फॉलो किए थे किसके लिए? गेहूं के लिए। बट आपके हाथ बैम्बू भी लग गया, घास भी लग गया, कुछ पेड़ भी लग गए, उसमें कुछ फल भी लग गए, उनको आपने बेचा, उससे जो इनकम हुई वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है। हाँ, कोई नर्सरी वाला बोलता है कि मैं बैम्बूस के खुद पेड़ उगाऊंगा, वो एक अलग प्रॉब्लम, एक अलग केस बन जाता है, समझेंगे। इनकम फ्रॉम फिशरीज। मान लीजिए आप अपने खेत में चावल के साथ साथ
कुछ फिशरी वाला काम भी करते हैं, मतलब कुछ मछली पालन भी करते हैं। तो मछली पालन, आपने मछली के बीज डाले, मछली के छोटे छोटे बच्चे डाले, बड़े हो गए, उनको बेचा और वहाँ से जो आपको इनकम हुई उसको आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। अगला है सैलरी एज मैनेजर ऑफ फार्म। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैनेजर जो होगा हमारे फार्म का, उसको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी में काउंट होगा, एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चरल कंपनी। मान लीजिए कोई कंपनी ही ऐसी है जिसका काम ही एग्रीकल्चर है और वहां आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं और उन शेयर्स के बदले आपको मिल रहा है डिविडेंड। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप भी एक किसान हो। क्यों किसान हो? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं। मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर कंपनी में अगर आपने शेयर्स खरीदे, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ना, आप किसान थोड़ी ना बन गए। आप किसान नहीं बने हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वहां से जो डिविडेंड मिल रहा है उसको एग्रीकल्चर समझने की, उसको एग्रीकल्चरल इनकम समझने की गलती नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इनकम ऑफ द बायर ऑफ रिप क्रॉप। पकी फसल का जो खरीदार होगा उसको जो इनकम होगी उसको भी आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे। अब ये कैसे हुआ समझेंगे मेरे साथ। मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, दिस इज माय लैंड, ये मेरी ज़मीन है, इसका ओनर मैं हूँ, ठीक है जी। मैंने खेती की, फसल उगाए, बहुत अच्छे से मेरी फसलें लहलहा रही है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये फसल मेरी रेडी हो गई नवंबर के मंथ में। बस 8-10 दिन के बाद मैं अपनी फसल काट के घर ले जाने वाला हूँ। लेकिन नवंबर के मंथ में ही मुझे लगा जॉब, और जॉब भी लगी अच्छी खासी, सपोज 2 लाख रुपीस पर मंथ, ठीक है, 2 लाख पर मंथ। अब जॉब में ये कंडीशन था कि भाई साहब विद इन अ वीक, विद इन 2 डेज आपको जॉब ज्वाइन करना है, अदरवाइज हम जॉब किसी और को दे देंगे। तो मैं अपनी खड़ी फसल छोड़ के सिटी में आ गया, किसी शहर चले गया जहां मुझे अपनी जॉब करनी है, ठीक। अब मैं शहर आ चुका हूं, मेरा खेत तो मेरे गांव में है ना। अब इस खेत का क्या होगा? फसल तो रेडी है, या तो जानवर खा जाएंगे या फिर मौसम से वो खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस खड़ी फसल को, हाँ, शाम को सेल कर देता हूं। किसको सेल कर देता हूं? शाम को। अब शाम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सिंपली फसल को काट के लाएगा और उसको वो अपने पास रख लेगा, उसके बाद फिर से सेल करेगा, ठीक। एक बस सवाल पूछूंगा आपसे, बस आंसर दीजिएगा, यहां पे किसान कौन है? फसल काटने वाला या फसल उगाने वाला? डेफिनेटली मैं हूं, मैंने फसल उगाई थी। श्याम कौन है? बायर ऑफ रिप क्रॉप, पकी फसल खरीदने वाला इंसान। और ये क्या करता है? इसने मुझे पूरे फसल के दिए थे 1 लाख रुपए और इस फसल को मार्केट में सेल किया था सपोज 1,50,000। बताइए श्याम की कितनी इनकम हो गई? 50,000 हो गई। अब ये श्याम बोलता है कि देखिए भाई साहब, हमने ना फसल बेची है और फसल बेच के 50,000 कमाई है एंड दिस इज माय एग्रीकल्चर इनकम। बिल्कुल नहीं, आप बस कौन हो? एक तरह से ब्रोकर हो गए। आपने खड़ी फसल, पकी फसल को खरीदा और मार्केट में बेचा। आप किसान नहीं हो। किसान कौन है? डीपीएस है, क्योंकि इन्होंने करी है टीलिंग, सोइंग, वाटरिंग, क्रॉपिंग, ये सारी एक्टिविटीज किसने करी है? डीपीएस। बस लास्ट में फसल नहीं काट पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट आएंगे, इनकम फ्रॉम डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग। अब ये गलती मत करना बेटा कि खेती में डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग भी इंक्लूड होता है, नहीं होता। दैट इज डिफरेंट इंडस्ट्री, वो हमारे एग्रीकल्चर में नहीं आता। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट। मान लीजिए इसी खेत की बात करते हैं बेटा। मान लीजिए इस खेत को मैंने किसी को रेंट पे दे रखा है, ठीक। मैंने बोला कि भाई साहब आप 50,000 पर मंथ हमको रेंट देंगे, ठीक। 4 महीने फसल उन्होंने नहीं उगाए, बट रेंट तो बनेगा, रेंट तो लेना ही है। तो 4 महीने का रेंट होता है 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख रुपए है ना बेटा, ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम होगा। बट अगर मान लो मैंने कंडीशन लगा दिया कि भैया जितना डिले होगा आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। अब इस 2 लाख पे वो भाई साहब मुझे 20,000 रुपए इंटरेस्ट और देने वाले हैं। मैं उस 20,000 रुपए को
मैं उस 20,000 रुपए को अपनी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानूंगा। दैट इज माई इंटरेस्ट इनकम। ये मेरे इंटरेस्ट की इनकम है, मेरी एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पे जो रेंट है ना, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम जरूर होगी। इज दैट क्लियर? चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, और बातें होंगी हमारे साथ। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस से अगर कोई इनकम होती है वो भी एग्जम्प्ट कहलाएगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, ओन्ड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। फार्म हाउस के मालिक कौन होने चाहिए? उस जमीन में काम करने वाले किसान, कल्टीवेटर, या फिर उस जमीन को जिन्होंने किराए पे लिया है, उनका फार्म हाउस होना चाहिए। सेकेंडली, सिचुएटेड इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। सिचुएटेड इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। इमीडिएट विसिनिटी किसको बोलेंगे, समझेंगे मेरे साथ। देखिए, दिस इज माई लैंड, ठीक है बेटा, और फार्म हाउस मेरा कहां पे होना चाहिए ये समझेंगे। मान लीजिए मैंने फार्म हाउस यहां पे बना रखा है। अब आप बताइए, मेरी जमीन यहां पे है, मेरा फार्म हाउस यहां पे है, तो क्या मेरी जमीन और मेरा फार्म हाउस दोनों आपस में अटैच्ड है? अगर अटैच्ड नहीं है तो इससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट नहीं होगी। लेकिन हां, अगर मान लीजिए मेरा फार्म हाउस इसी जमीन से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, इसके अंदर है, इसके बॉर्डर में है, या कहीं पे भी, बट मेरी जमीन से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको अपना एक्चुअल में फार्म हाउस मान के चलूंगा। और इससे जो भी इनकम होगी, वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम की तरह क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी ज़मीन, आपका खेत कहीं और जगह है और आपका फार्म हाउस कहीं और जगह है, तो उस फार्म हाउस से अगर आपको कुछ इनकम हो रही है ना, तो उस फार्म हाउस को कभी भी, उस इनकम को आप कभी भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल पाएंगे। तो फार्म हाउस कहां होना चाहिए? उस जमीन, उस खेत से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे चले, अगला है, बिल्डिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। फार्म हाउस है, सब चीज रेडी है। क्या होता है नॉर्मली, हम अपने फार्म हाउस को शादी के लिए या किसी तरह से पार्टी के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, इन सब के लिए भी कई बार किराए पे दे देते हैं। ठीक है बेटा, और जब किराए पे देते हैं तो उसका किराया का अमाउंट काफी हैवी होता है, जिससे हमको ढेर सारी इनकम होती है। अब जरा बताइए, फार्म हाउस क्यों बनाया था? फार्म हाउस आपने इसलिए बनाया था ताकि आप अपने खेत में अच्छे से काम कर सको, खेत के कुछ प्रोड्यूस को फार्म हाउस में स्टोर कर सको, खेत के टूल्स को फार्म हाउस में रख सको, खेती करने के लिए हेल्पफुल हो। दैट इज वाई आपने हाउस बनाया और उसको बोला फार्म हाउस। अभी वाकई में खेती हो रही है क्या? शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है, हाँ, ये हमारी खेती के एक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर इससे कुछ रेंट मिलता है तो उसको हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। क्लियर? वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लैंड शुड ईदर असेस टू लैंड रेवेन्यू, जिसको बोलते हैं भू लगान, हिंदी में बोलते हैं बेटा भू लगान, जमीन का लगान, लैंड रेवेन्यू, और सब्जेक्ट टू लोकल टैक्स। लोकल टैक्स बोले तो म्युनिसिपैलिटी जो टैक्स लगाती है, म्युनिसिपल टैक्स, उस जमीन पे या तो भू लगान लगता होगा जिसको आप लैंड रेवेन्यू बोलेंगे, या फिर लोकल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी वाले उस जमीन से कुछ टैक्स वसूल करते हैं, तभी जाके आप उसको बोल सकते हो वो आपका फार्म हाउस है और वहां से जो इनकम हो रही है वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बेटा। कुछ और बातें, कुछ और कंडीशंस को भी हम समझते हैं। ठीक, हमने बोला कि एग्रीकल्चर इनकम कैसी होगी? एग्जम्प्ट होगी। ठीक, एग्जम्प्ट होगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जिसमें मेन कंडीशंस क्या थे?
एग्रीकल्चर होना चाहिए इंडिया में, दूसरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस होना चाहिए, तीसरा कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई आदमी सारे कंडीशंस फुलफिल करता है और लार्ज लेवल पे एग्रीकल्चर का काम करता है, तो क्या उसकी सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए, बिल्कुल उसकी सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट का इसके पीछे फोकस, इसके पीछे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बेटा कि जो भी इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाएगा, अल्टीमेटली उससे जो प्रोड्यूस उगेंगे ना, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो इंडिया के लोगों की बेसिक नीड फुलफिल करेगी। क्लियर मेरी बात? किस चीज को फुलफिल करेगा? बेसिक नीड को। दैट इज वाई उस पर टैक्स नहीं लगाया गया। अगर उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। बरोबर मेरी बात? लेकिन कुछ एग्रीकल्चर के प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली हमारे बेसिक नीड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, जैसे कि चाय की खेती, रबर की खेती, कॉफी की खेती। देखिए, एक किसान ऐसा होता है जो चावल उगाता है, गेहूं उगाता है। एक किसान ऐसा होता है जो चाय, रबर, कॉफी उगाता है। अब आप बताइए कौन सी चीज ऐसी है जिसके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, या सीधा बोलूं कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लिए बेसिक नीड है? राइस, व्हीट या चाय, रबर, कॉफी? डेफिनेटली राइस, व्हीट आपकी नीड है। तो ये जो खेत होते हैं, इसकी जो खेती होती है, गवर्नमेंट ने इनकी खेती पे जो इनकम होती है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। चूंकि इनको उगाने वाले भी किसान हैं तो एग्जम्पशन इनको भी मिला हुआ है, बट दीज आर नॉट आवर बेसिक नीड्स। तो जो भी किसान चाय, रबर, कॉफी की खेती करता है, उसका मेन फोकस क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। सिंपल सी बात है, आप अगर चाय उगाएंगे बेटा तो खुद कंज्यूम करने के लिए उगाएंगे या बेचने के लिए उगाएंगे? डेफिनेटली बेचने के लिए। रबर क्या हम खुद कंज्यूम करने के लिए उगाते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं पेड़ों से? नहीं, हम बेचने के लिए। कॉफी क्यों उगाते हैं? हम बेचने के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं उगाते। एग्जैक्टली है। अल्टीमेटली ये तीन कैटेगरी की जो हमारी इंडिया में खेती होती है, वो उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे इनकम टैक्स लॉ ने क्या किया, उनकी इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, कुछ पार्ट को बोला कि दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि आप किसान हो तो हम इतना परसेंटेज आपके लिए एग्जम्प्ट रखेंगे, कुछ परसेंटेज पे आप हमको टैक्स दे देना। परसेंटेज क्या है देखेंगे। चाय जो भी किसान उगाता है और मैन्युफैक्चर करता है, उगाना भी है और मैन्युफैक्चर भी करना है, दोनों साथ में है बेटा, एंड लिखा हुआ है। कभी ऐसा मत सोचना कि एक आदमी उगा रहा है, दूसरा आदमी उस चाय के पत्तियों को ले जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वहां पे वो चीज, ये वाला केस अप्लाई नहीं होगा। जो किसान उगाता भी है और मैन्युफैक्चर भी करता है, तो जो भी इनकम होगी उसका 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, जिसको हम एग्जम्प्ट करने वाले हैं, और 40% को उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा, जो टैक्सेबल हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बरोबर। नेक्स्ट अगला आता है रबर। रबर में होते हैं बेटा लेटेक्स एंड सेनेक्स। लेटेक्स एंड सेनेक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ना सेमी लिक्विड फॉर्म पे पेड़ से निकलते हैं। बेसिकली इसके पौधे नहीं होते, पेड़ होते हैं। पेड़ के तनों को काटा जाता है, वहाँ से दूध जैसा वाइट चिपचिपा आइटम निकलता है, वो लेटेक्स और सेनेक्स कहलाता है, जिसको मैन्युफैक्चर और प्रोसेस करके रबर बनाया जाता है। तो ऐसे जो भी किसान होते हैं उनकी 65% इनकम को हम एग्जम्प्ट बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मान के चलेंगे। 35% पे उनको टैक्स देना होगा। आगे चलते हैं। कॉफ़ी। अब कॉफ़ी दो कैटेगरी होगा हमारे पास, एक होगा ग्राउंडेड और कर्ड। ग्राउंडेड और कर्ड। ग्राउंडेड का मतलब हुआ बेटा उगाया और पीसा, उगाया हुआ और पीसा हुआ, ग्राउंडेड एंड कर्ड। तो 75% को एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, 25% पे टैक्स देना होगा। लेकिन अगर उसका प्रोसेसिंग एक और हो गया, ग्राउंडेड है, कर्ड है और रोस्टेड भी है। बेसिकली जो कॉफी होती है ना, वो ग्राउंडेड, कर्ड एंड रोस्टेड कॉफी होती है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली।
आप विदाउट रोस्टेड कॉफी को वैसे भी कंज्यूम नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो मेरे बच्चे ये जो ग्राउंडेड कर्ड एंड रोस्टेड है इसका केवल 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% को हम टैक्सेबल इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान के चलेंगे। क्लियर मेरी बात? आज इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, चलिए ज़रा फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने बात की कितने कैटेगरी की इनकम हो सकती है एग्रीकल्चर से। पहला जमीन से इनकम, इनकम फ्रॉम लैंड। दूसरा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस। तीसरा फार्म हाउस की इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड पे आएंगे। इनकम फ्रॉम लैंड के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, वहां पे एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोसेस होना चाहिए और वो उस लैंड से जो किराया मिल रहा है, जिस बंदे को, जिस पर्सन को मिल रहा है, उस पर्सन का उस लैंड में कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस, कंडीशन क्या है? सिंपल सा, डायरेक्ट इनकम होना चाहिए और केवल एग्रीकल्चर प्रोसेस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थोड़ा और आगे चलते हैं। फार्म हाउस। फार्म हाउस के लिए हमने क्या क्या कंडीशंस लगा दिए? ओन्ड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, जिस जो किसान है उसी का फार्म हाउस होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं, और आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये ज़मीन ये बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ होगी तो हम उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। आगे देखेंगे, लैंड शुड इधर एसेस टू लैंड रेवेन्यू और सब्जेक्ट टू लोकल टैक्स, उस पर कोई ना कोई म्यूनिसिपैलिटी या फिर लैंड रेवेन्यू उस पर इम्पोज होनी चाहिए। दैट सिंपली मीन्स वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां पे हमने कुछ परसेंटेज की बातें की, बस इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। क्लियर? तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट वाइज फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे बेटा, ढेर सारी फिर से बातें करेंगे, थोड़ी चीज़ों को और समझेंगे, क्रैक करेंगे इनकम टैक्स को। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।